हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 20 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के कुछ प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया है। मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 का क्या मतलब है और किस तरीके से जो प्रोविजंस डाले गए थे, क्या वो प्रोविजंस सेपरेशन ऑफ पावर को इम्पैक्ट कर रहे थे। फिर उसी से कनेक्टेड आप देखिए इसी बार GS2 2025 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रीसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म थ्रू रेशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल मेड इन 2021। आप देखिए 2021 और एग्जैक्टली उसी के ऊपर ये चीज़ क्वेश्चन में आर्टिकल आ रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है। मेंस में भी आप ये मत सोचिए कि जो सिलेबस दिया है उससे पूछा जाएगा। सिलेबस में आप नोटिस करोगे सिर्फ इतना दिया हुआ है, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो ट्रिब्यूनल्स को कहीं ना कहीं क्वासी जुडिशियल बॉडी के रेफरेंस में देखा जाता है, इस वजह से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि भैया बीमा ग्राम API के बारे में। अब यहाँ पे बताऊंगा API क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये जो बीमा ग्राम API है इसमें कैसे आपका IRDAI के ऊपर डिस्कशन हुआ है, वो कौन सी बॉडी है, उसके ऊपर क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। फिर API से कनेक्टेड PYQ जो पूछे गए हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये आपका GS3 साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए भी रिलेवेंट है, साथ ही साथ इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता हूँ, क्रिसिल की रिपोर्ट आई है जिसने NBFCs के बारे में कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को कहा है। अब यहाँ पे मैं क्रिसिल के बारे में बताऊंगा, NBFC के बारे में बताऊंगा, इन दोनों से कनेक्टेड जो क्वेश्चंस उठे हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। साथ ही साथ मैं बताऊंगा इस रिपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइट या फिर फ्लैग की गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इन इंडिया। ये बेसिकली एक एडिटोरियल है जहाँ पे बात की गई है कि ये जो प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की, ये कितनी सीवियर है, किस तरीके से क्या क्या इसके हेल्थ इम्पैक्ट पड़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्या इसके पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं और कहाँ से कनेक्टेड किससे कैसे क्वेश्चंस उठे हुए PYQ में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने फ्री हैंड दे दिया है किसको, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब फ्री हैंड देने का मतलब क्या है, किस चीज़ में फ्री हैंड, कि आप पोल्यूशन को टैकल करने के लिए जो भी हथकंडे अपना सकते हो अपनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझोगे यहाँ पे कि CAQM के बारे में बताऊंगा, फिर आपको मैं CPCB के बारे में बताऊंगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। इन सबसे कनेक्टेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब देखते हैं पहला आर्टिकल क्या कह रहा है। पहले आपको मैं इस आर्टिकल के रेफरेंस में चीज़ें बताता हूँ, फिर मैं वन स्टेप फर्दर चलूंगा। पहली चीज़ क्या है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ की प्रोविजंस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 21 में जो लाया गया था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। हमेशा कभी भी कोई चीज़ पढ़ने से पहले आप देखो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट मतलब ये कोई ऐसा एक्ट होगा जो ट्रिब्यूनल्स में कोई ना कोई रिफॉर्म लेकर के आएगा, कोई ना कोई बदलाव लेकर के आएगा। तो बदलाव क्या लाया गया था, इसमें बदलाव ये लाया गया था बेसिकली कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास एक्सेसिव कंट्रोल दे दिया गया था। मतलब जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनमें अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सैलरीज, ये सब क्या जो डिसीजन था उस पर कंट्रोल किसका आ गया था, एग्जीक्यूटिव का आ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली कि भैया ये चीज़ जब एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा रहेगी तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस और फेयरनेस हार्म हो जाएगी। तो इसी रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया ट्रिब्यूनल की इंडिपेंडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो हमारा संविधान इस चीज़ की मांग करता है कि अगर कोई भी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए। अगर वहाँ पे किसी एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा कंट्रोल होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वहाँ पे फेवरिज्म बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस वजह से इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये चीज़ को स्ट्रक डाउन किया तो सोल्यूशन क्या दिया, तो यहीं पे सोल्यूशन ये दिया गया है कि भैया आपको मतलब सेंटर से कहा गया है कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को बनाइए विद इन 4 मंथ। और इस कमीशन का काम क्या होगा, इस कमीशन का काम होगा कि वो बताए कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सैलरीज को निर्धारित किया जाना चाहिए, किसका, जो आपके ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल वाइंड अप हो जाता है, इतना ही है आर्टिकल। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मीन्स के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो आप नोटिस करो। ये जो लाइन लिखी हुई है किसने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हैं, उन्होंने क्या कहा है, व्हेन पार्लियामेंट डिजाइंस और ऑल्टर द ट्रिब्यूनल सिस्टम इट
must do it so in a manner consistent with the constitutional requirement of independence, impartiality and effective adjudication। अब ये जो लाइन आप बेटा देख रहे हो ना, इस लाइन को एज इट इज इसके कुछ की पॉइंट्स को निकाल के आप लिख सकते हो। एज सेड बाय CGI, जो उन्होंने पॉइंट बोला उसको फ्रेज कर दो। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, क्या आप रिफ्रेम नहीं कर सकते हो? क्या उसको फ्रेज नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है, उनके पास पॉइंट्स ही नहीं होते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ उन्हें लिखना है। लेकिन अगर आपके पास एक बार अच्छे खासे कंटेंट, आपकी ब्रेन की लाइब्रेरी ठीक ठाक है, तो आप यूज़ कर पाओगे कैसे आपको यूज़ करना है किसको, जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो कमीशन है वो इंश्योर करेगी इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और यूनिफॉर्म ट्रिब्यूनल्स की फंक्शनिंग। साथ ही साथ ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज की थी कि भैया जो आपका ये एक्ट लाया गया था 2021 का, ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या था, रीपैक्ड वर्जन था जो ऑर्डिनेंस लाया गया था। ऑर्डिनेंस भी एक बार सरकार लेकर के आई थी। अब जब ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी तो वहां पे क्या हुआ था, सेम टाइप की चीजें थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। तो जब उसको स्ट्रक डाउन किया तो ये जो आपके लेजिस्लेचर वाले थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉपर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट ही लेकर के आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया कि भाई एक बार तुमको मैंने मना किया ये मत करो, उसके बाद तुम क्या किए, खाली सब्जी का टेस्ट बदल के ले आओ, है तो वही मेन चीज। तो इस वजह से क्रिटिसिज्म हुआ है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के बारे में। इसका मेन पर्पस क्या है? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म मतलब ट्रिब्यूनल में कोई बदलाव करने के लिए, तो रीस्ट्रक्चर करना ट्रिब्यूनल्स को, उनका जो अपॉइंटमेंट सर्विस कंडीशन को चेंज करना। गवर्नमेंट का कंट्रोल इंक्रीज हुआ था किसमें, जो अपॉइंटमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे गवर्नमेंट बोलो या फिर जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका कंट्रोल बढ़ा। तो इससे कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंस है ट्रिब्यूनल की वो थ्रेटन हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। मेन रीजन क्या कहा स्ट्रक डाउन करने का, कि एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, टेन्योर बहुत अनसर्टेन है, शॉर्ट है। साथ ही साथ ये चीज़ कही कि भैया सैलरीज और सर्विस कंडीशन पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा होने से यहाँ पे फेवरिज्म, वही सेम चीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। और कहीं ना कहीं इसमें जो इंडिपेंडेंस है और फेयरनेस है जो आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडी जैसे ट्रिब्यूनल्स है, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021। अब एक चीज़ आप देखिए, थोड़ी दिन पहले मैंने आपको यही एग्जैक्ट आर्टिकल इसी से कनेक्टेड कुछ बताया था, जहाँ पे क्या कहा था, यहाँ पे एक केस आया था जहाँ पे CGI किस केस को डील कर रहे थे, जो NCLA एक्ट है। इसका मतलब क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब बेसिकली जो भी कंपनीज के प्रोविजन, जैसे कंपनी एक्ट 2013 आप देखते हैं, अगर उनके प्रोविजन का कभी वायलेशन होता है तो वो सब कहाँ जाते हैं, कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं। ठीक है, या फिर लॉ जो आपका कंपनी ट्रिब्यूनल होते हैं वहाँ पे जाते हैं। और अगर कभी भी वो ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर को पास करता है और वो ऑर्डर नहीं पसंद आता है, तो उसकी अपील कहाँ पे होती है, NCLA एक्ट में होती है। अगर यहाँ भी नहीं पसंद आता है तो फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था, जो आपके NCLA एक्ट के मेंबर हैं उनका ये कहना था कि भैया हमारे पास ना हाई कोर्ट के जज का मैसेज आया था कि आप एक केस के रिगार्ड में, कि आप इस केस में इस फेवर में जजमेंट दे दो। और इन मेंबर ने ये चीज़ की क्या कर दी थी, इसकी पिटीशन डाल दी थी। और यही सेम चीज़ CGI ने कहा कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। इंटरफेरेंस करना, इंटरवेंशन करना हाई कोर्ट के जज के द्वारा, खासकर एक इंडिपेंडेंट बॉडी में, इस तरीके से बहुत ज़्यादा गलत है। इस चीज़ के लिए आपको अब क्या करना क्या है, यहाँ पे इसकी जो पॉइंट है उसको आप कनेक्ट करोगे कौन सा, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 से, क्योंकि दोनों ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब ट्रिब्यूनल्स का बेसिक मतलब क्या होता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। मतलब एक ये समझ लो कि ये स्पेशलाइज कोर्ट हैं जिनके हाथ में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स दी जाती हैं, उस स्पेसिफिक डोमेन्स में होती हैं। जैसे एक कहा जाए आपका, जैसे बोलते हैं ना NGT है। NGT क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब ये एनवायरमेंट जस्टिस के लिए है। फिर आप अगर नोटिस करोगे इस तरह के बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स आपको अलग अलग एरियाज में देखने को मिलेंगे। तो इनका मेन पर्पस क्या है बनाने का, अगर मेन पर्पस देखोगे तो इसी तरीके से 323A में इसका पर्पस बताया गया। 323B में ये चीज़ होती है कि भाई स्पीडी रेजोल्यूशन किया जा सके, जो कोर्ट का बर्डन है वो रिड्यूस हो सके, साथ ही साथ जो एक्सपर्ट की जजमेंट है वो प्रोवाइड की जा सके। तो ये सब करने के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट 323A में, जहां आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऊपर बात हुआ है। 323B में अलग अलग टाइप के ट्रिब्यूनल्स बन सकते हैं, जैसे लेबर के ऊपर, लैंड रिफॉर्म, इलेक्शन, इन सब के ऊपर ये बनाने का अधिकार दिया गया है बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिब्यूनल का मतलब। अब नोटिस करिए 2012 का क्वेश्चन, NGT 2010, तो आपको पता है किसके लिए था, ये एनवायरमेंट जस्टिस के लिए बेसिकली किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या
जो एनजीटी है वो बनाया गया था लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए शेड्यूल एरियाज में, या फिर वेलफेयर के लिए शेड्यूल ट्राइब के, या फिर उसको बनाया गया था एनवायरमेंट जस्टिस के लिए। तो आप बोलोगे कि भैया उसको ना एनवायरमेंट जस्टिस के लिए बनाया गया था, शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए नहीं बनाया गया था। फिर लिखा हुआ है ग्राम सभा, तो यहाँ पे पंचायती राज का कोई यहाँ पे रेफरेंस नहीं है। ये जो बनाया गया था एनजीटी, इसका पर्पस क्या था? बेसिक पर्पस था सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल जस्टिस देना, मेक श्योर करना कि भैया कभी भी कोई भी एनवायरमेंटल लॉज जो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देखोगे, एयर पोल्यूशन एक्ट देखोगे, तो इन सब का कभी वायलेशन अगर हो रहा है तो उन सब के लिए आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जस्टिस प्रोवाइड करेगा। तो इसमें वन ओनली इज द राइट वन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहाँ पे, बीमा ग्राम एपीआई, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? IRDAI के द्वारा। अब आप इसकी स्पेलिंग देखो, IRDAI ये क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यही चीज देखिए, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? जो कुछ भी इंश्योरेंस से रिलेटेड काम इंडिया में होता है उसका रेगुलेशन कौन करता है? उसका रेगुलेशन कहीं ना कहीं करता है IRDAI। आप बोलो सर किस तरीके से यहाँ पे इंश्योरेंस होता है? तो आप बोलो एक तो लाइफ इंश्योरेंस देखोगे, फिर आप जनरल इंश्योरेंस देखोगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस अलग अलग कंपनीज देती हैं। तो उन जो कंपनीज हैं उनका रेगुलेशन कौन करता है बेसिकली? तो आप बोलोगे IRDAI, ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है इंडिया में जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनीज है। तो इसने लॉन्च किया है क्या? एक एपीआई लॉन्च किया। अभी आपको मैं एपीआई का भी इत्मीनान से मतलब समझाऊंगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये जो बीमा ग्राम बेसिकली एपीआई अगर नहीं भी पता आपको तो समझ लो एक ऐप लॉन्च किया बेसिकली। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो रूरल मार्केट है वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसीज को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करना और ज़्यादा स्प्रेड करना। अब ये कैसे होगा? इस ऐप का सहारा लेकर के। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, इसी ऐप का सहारा लेकर के डायरेक्टली पेपर वर्क थोड़ा आसान हो जाएगा, एक्यूरेसी, स्पीड, एफिशिएंसी और ज़्यादा थोड़ी सी इम्प्रोवाइज हो जाएगी। अभी ये जो आपका ऐप, अभी समझो ऐप नहीं, बेसिकली एपीआई का मतलब है इसका, अभी ये पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है। इसमें लाइफ, जनरल, हेल्थ, ये सारी की सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं अभी। बट अब यहाँ पे ज़रूरी क्या चीज़ है आपके पेपर पर्सपेक्टिव से? ये तो सिंपल एक चीज़ है, बीमा ग्राम एपीआई लॉन्च किया गया है, रूरल एरियाज़ में इंश्योरेंस को और ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके, बस इतना हो गया? नहीं, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एपीआई का साधारण सा मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब वर्ड देखो, इंटरफेस। यहाँ पे मान लेते हैं एक आपका मोबाइल फ़ोन X है, दूसरा मोबाइल फ़ोन Y है, या मान लो एक X सॉफ्टवेयर है, एक Y सॉफ्टवेयर है। तो दो सॉफ्टवेयर के बीच में जो कनेक्शन होता है बनाने के लिए बनाया जाता है वो एपीआई कहलाता है, ठीक है। तो एपीआई का मतलब क्या होगा? ये क्या होता है बेसिकली? ये कुछ रूल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं दो सॉफ्टवेयर सिस्टम को कि आपस में बात कर सकें। अब ये कैसे यूज होता है? मान लो ये आपका मेन, आपका पूरा का पूरा हेड सर्वर है, ठीक है, जहां पे सब कुछ होता है। और यहाँ पे क्या है? एक यूजर है। तो अब यूजर डायरेक्टली हेड सर्वर में जाने की बजाय क्या करेगा? एक एपीआई होगा जहां पे उसका नाम, पता, रोल नंबर इन द सेंस मोबाइल नंबर डालेगा और वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ? हेड सर्वर के साथ। तो ये जो एपीआई बनाया बीमा ग्राम, ये क्या करेगा? बीमा ग्राम एपीआई में अगर कोई भी इंसान अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन जरूरी है डालेगा, वो सीधा अपडेट कर दी जाएगी। क्या होगा? दो सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। इससे क्यों किया जाता है? ताकि डेटा शेयर हो सके, सर्विसेज क्विकली दी जा सके, साथ ही साथ ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें की जा सके। और कोई भी चीज अगर ऑटोमेटिकली की जाएगी विदाउट मैनुअल वर्क, तो आप सोच के देखो उसमें कितनी ज्यादा स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब अगर एग्जांपल नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप यूपीआई के द्वारा पे करते हो तो जो बैंक ऐप है ये इस यूपीआई को एक एपीआई के माध्यम से यूज करता है। किससे बात करने के लिए? जो बैंक के सर्वर्स होते हैं। अगर आपने यूपीआई से कुछ चीज बोली तो बेसिकली वो एपीआई के तरीके से काम करेगा, वो कनेक्ट करेगा किसको? बैंक के सर्वर को अलग अलग के साथ। तो बेसिकली एक बीच में मीडियम हो जाएगा बात करने का। तो बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स, पहली चीज तो यहाँ पे डेटा का एक्सचेंज बहुत फास्ट होता है। दूसरी चीज़ क्या है? एक्यूरेट और सिक्योर होता है, मैनुअल एरर कहीं ना कहीं कम हो जाता है इसमें। अब इतना एपीआई के बारे में बताया, तो अब आप ये देखिए क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन, आधार प्रोवाइड्स ओपन एपीआई के बारे में, व्हाट डज इट इम्प्लाई? तो क्या आपसे ये नहीं पूछ सकते कि भैया आप ये बताओ बीमा ग्राम एपीआई के रिगार्ड में नहीं पूछ सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की तो स्कीम है बेसिकली। अगर IRDAI ने इसको लॉन्च किया है जिसका पर्पस है इंश्योरेंस को एकदम ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाना, तो कहीं ना कहीं तो इसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना आपके
पेपर में पूछा जाना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या है, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यस इट कैन बी इंटीग्रेटेड। ये बेसिकली क्या कर रहा है, सिर्फ दो सॉफ्टवेयर को आपस में बात करने लायक बनाता है एपीआई। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। हमेशा मैंने कहा है एक क्वेश्चन टैग लगाइए, इज पॉसिबल। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इज इट नॉट पॉसिबल, आप बोलोगे नहीं, तो व्हाई नॉट इज इट पॉसिबल। क्या कुछ ऐसा है जो रेस्ट्रिक्ट करेगा इस आधार एपीआई को कि यहाँ पे ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन थ्रू आइरिस ना कर पाए, तो बोलोगे ऐसा कुछ भी नहीं। तो 3C इज द राइट वन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ओपीएससी में, देखिए क्या लिखा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच टाइप ऑफ बॉडी। ये सिर्फ क्वेश्चन किसी काम का नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में कभी नहीं पूछा जाने वाला है, लेकिन फिर भी पीसीएस में पूछा गया है उड़ीसा के। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली बोलोगे स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है एनबीएफसी होम लोन ग्रोथ लाइकली टू लैक। अब नोटिस करो यहाँ पे एक वर्ड क्या है, एनबीएफसी, दूसरा देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्रिसिल की रेटिंग, लिखा है नहीं लिखा। अब देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। क्रिसिल बेसिकली रेटिंग करता है, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनको रेटिंग प्रोवाइड करता है वो। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो जो आपके न्यू मॉर्टगेज लोन है, नया जो मतलब जब कभी आप घर खरीदते हो बेसिकली तो आप लोन लेते हो, तो ये क्रिसिल की रेटिंग ने कहा है कि आने वाले समय में जो घरों की सेल है वो कम हो जाएगी। अब कम जब होगी तो कहीं ना कहीं लोग लोन लेना कम कर देंगे, नए जो मॉर्गेज लोन लिए जाते हैं। तो ये चीज़ किसने कही है, क्रिसिल की रेटिंग ने किसी ना किसको कहा है, जो आपके एनबीएफसीज है, मतलब अलग अलग जो कंपनीज लोन देती हैं, किस चीज़ के रिगार्ड में, होम लोन के रिगार्ड में। तो उसको कहा गया कि भैया अब उसमें ग्रोथ कहीं ना कहीं कम हो सकती है। इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है, और कुछ यूपीएससी में नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा। आप कुछ सोच दो, होम लोन क्या है, ये अभी सिर्फ डेटा बताया जा रहा है। इसकी ग्रोथ कही जा रही है कि भैया ये स्लो डाउन हो जाएगी 12 से 13%। फिर कहा जा रहा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी 27 से 29%, जो 32% है 25 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो की एडवाइस दी है क्रिसिल ने, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली एक कंपनी है टाइप समझ लो, जो कि रेटिंग करती है अलग अलग कंपनीज को कि क्या इसकी रेटिंग कैसी है, मतलब इसकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी कैसी है, या ये कंपनी के पास कितना अच्छी लिक्विडिटी है, ये सारी रेटिंग करने का काम क्रिसिल करती है। अभी मैं आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में बताऊंगा, बट अभी इन्होंने सजेशन क्या दिया है, इन्होंने सजेशन दिया है एनबीएफसीज को कि भैया आपको ना अडेप्ट करना पड़ेगा। आप अपना बिजनेस मॉडल जो बना के बैठे हो ना, आए दिन आप ऐड चला रहे हो, घर लो, होम लोन लो, कार लोन लो, दुनिया लोन लो, थोड़ा सा अडेप्ट करो। बिजनेस मॉडल को आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है तो, ये क्रिसिल ने कहा है बेसिकली, ठीक है। तो आर्टिकल तो यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम ये पढ़ेंगे, पहली चीज क्रिसिल क्या है, ये क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया है। इसको रेगुलेट कौन करता है, ये जरूर ध्यान रखना। कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है तो उसका जो रेगुलेशन बेटा होता है वो सेबी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे यूपीएससी आरबीआई लिख सकता है, बॉडी को चेंज कर सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप विद इन 1 मिनट देखिएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिया की लीडिंग क्रेडिट रेटिंग होती है वो एक बेसिकली एक बोलते हैं ना, एक रिसर्च कंपनी है बेसिकली इंडिया की, जो क्रेडिट रेटिंग देती है। 1987 हेडक्वार्टर इसका मुंबई में था। कंपनीज, बैंक, एनबीएफसीज, बॉन्ड्स, इन सबको रेटिंग प्रोवाइड करती है क्रिसिल। अब क्रिसिल का फॉर्मेट तो हो जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए क्रिसिल जैसे और 6 हैं और 5 हैं इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। एक तो क्रिसिल हो गया, फिर एक इकरा हो गया, इसको ओरिजिनली इन्वेस्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहते थे, पार्ट ऑफ मूडीज ग्रुप था। फिर केयर रेटिंग, फिर आप एक्यूश रेटिंग, फिर आप देखोगे ब्रिक वॉक रेटिंग। ये सारे के सारे आपको दिमाग में रखने होंगे। एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलो सर कैसे आप बोल रहे हो इंपॉर्टेंट है, आप खुद देखिए यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन क्या लिखा है, ब्रिक वर्क रेटिंग। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, लिख रहे हैं द रेटिंग पॉपुलरली नोन एज इकरा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या ब्रिक वर्क रेटिंग एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? एब्सोल्युटली है। क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो इकरा है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है? एब्सोल्युटली है। अब नोटिस करो, अभी मैंने आपको समझ में आ जाएगी कि वो लाइन मैंने क्यों बोली थी आपसे। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो रेगुलेट की जाती है आरबीआई के द्वारा की जाती है या फिर सेबी के द्वारा की जाती है। तो आप देख रहे हैं यूपीएससी कहाँ पे रिप्लेसमेंट डाल रहा है, जब कभी दो वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे कह रहे हैं भैया इसको रेगुलेट वाई कर रहा है। तो कभी भी अगर कहा जा रहा है एक्स को रेगुलेट वाई कर रहा है, एक्स को कंट्रोल वाई कर रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस यूपीएससी वहां पे ट्रैप डालेगा। अगर वो बहुत ही नोन ऑर्गेनाइजेशन है तब तो डेफिनेटली वहां पे गलती होगी, ठीक है। इसमें एक्सेप्शंस भी कुछ होते हैं, मैं आपको बताऊंगा जब पीवाईक्यू को अच्छे से डिस्कशन करूंगा उस पर, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं एनबीएफसीज के बारे में। ये क्या होते हैं? बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। वर्ड देखो, ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बैंकिंग वाला काम नहीं करती है, मतलब ये सेविंग, डिपॉजिट, ये सारा काम नहीं करती हैं। इनका मेन काम क्या होता है? ये लोन,
क्रेडिट, बट ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। ये इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, लैंडिंग करते हैं, बिजनेस में लैंडिंग करते हैं। इनका मेन जो सोर्स ऑफ फंड होता है, जो कहाँ से पाते हैं, तो वो बैंक से बोरो करते हैं। मान लेते हैं ये एनबीएफसी है, ठीक है, मान लो आप एक कंपनी एक्स खोलते हो, उसका नाम एनबीएफसी है, आप पहुँचते हो एसबीआई के पास, कहते हो भैया एक काम करो, हमें जो है ना 10 लाख रुपए दे दो। तो एसबीआई बोलेगा भैया क्यों चाहिए, कहो मैं किसी और को दूंगा। तो बोलो कितने परसेंट पे तुम्हें चाहिए, बोलो भैया हमको आप जितनी परसेंट में दे दो, हम उसको देख लेंगे, उससे फायदा निकाल लेंगे। तो एसबीआई ने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, 7% पे आपको दे रहे हैं, तो अब क्या करोगे, आप जाके इसको 9% पे मुझे दे दोगे ला करके। तो 2% क्या हुआ, बीच का आपका फायदा हुआ, आपने एसबीआई को भी संतोष दे दिया और आपने अपने आप को भी प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो ये तरीका होता है जिससे एनबीएफसीज काम करती हैं, ठीक है। तो इनका मेन सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, बैंक से बोरो करेंगे, बॉन्ड्स इशू करेंगे। रेगुलेशन इसका आरबीआई रेगुलेशन करता है। अब यहाँ पे एनबीएफसीज को बोल देंगे कौन रेगुलेट कर रहा है, सेबी रेगुलेट कर रहा है, जैसे अभी इकरा के बारे में बोला था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये 2010 का क्वेश्चन है, जहाँ पे क्या कह रहे हैं, विद रेफरेंस टू एनबीएफसीज दे कैन नॉट एंगेज इन एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट। वाई कांट दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट। यस, ये बिल्कुल सही है। जब कभी दो स्टेटमेंट एक तरीके से स्टार्ट हो जाए, दे कैन नॉट, तो इसमें बेटा एक जरूर सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दे कैन नॉट एंगेज, चलो ये तो गलत हो गया, लेकिन सेकंड वन सही है। ये 2010 से यूपीएससी पैटर्न फॉलो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। चलो 2024 का क्वेश्चन देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नहीं, आरबीआई ने इनको बैंकिंग पावर नहीं दे रखी है कि जिस तरीके से बाकी बैंक आकर के अलग अलग फैसिलिटीज को अवेल करते हैं, वो चीज एनबीएफसीज के पास नहीं है। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड जीसेक। व्हाई कांट दे होल्ड, ऐसा कुछ नियम कानून है क्या कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं होल्ड कर सकते हैं जीसेक? यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं बोला गया, ठीक है। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट। एब्सोल्युटली, एंड दे हैव ऑलरेडी डन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे 2 and 3 इज द राइट वन। अभी आप खुद से एक बार करिएगा, ये क्या करते हैं, कैन नॉट, आप क्या बोलोगे, सीक डिमांड, बोरो फ्रॉम बैंक, मेक इन्वेस्टमेंट, गिव लोन। तो आप क्या बोलोगे, वो कैन नॉट सीक डिमांड बेसिकली, ठीक है। फिर देखो CDS 122 में फिर एनबीएफसी के ऊपर पूछा है, यहाँ पे क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, दे कैन नॉट इश्यू चेक ड्रॉन ऑन देमसेल्फ, दे कैन नॉट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आपका ये आइडिया होगा कि जब कभी बैंक, अगर बोलते हैं ना बैंक ही दिवालिया बन जाए, बैंकरप्ट हो जाए बैंक ही, तो उस केस में जो कुछ भी पैसा होता है जिसका डिपॉजिट किया करता है, कभी कोई बोलते हैं आप अगर कंज्यूमर हो, आपने वहाँ पे अगर अपना अकाउंट खोला है, तो अकाउंट होल्डर का पैसा ना बर्बाद हो, तो यहाँ पे इस चीज़ का एक्सेस कहीं ना कहीं कौन देता है, जो आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस या क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है। बोलता है भैया मिनिमम 5 लाख रुपए तो हम दे ही देंगे, 1 करोड़ रुपए है तो 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, यस दिस इज राइट। दे कैन नॉट गिव लोन, नहीं ये गलत नहीं है, ये बेसिकली सही है इसके रिगार्ड में, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन में बात हुई है। थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, आर्टिकल किसके ऊपर था, जो एनजीटी ने डायरेक्ट किया था कानपुर को, कहा था भैया ऐसा है कि आप क्रोमियम, मरकरी जितनी भी है इसको पूरी तरीके से मैपिंग करो इसकी। कानपुर में जो लोग अफेक्ट हो रखे हैं, कानपुर के अलग अलग इलाकों में और जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उसमें क्रोमियम और मरकरी कितना ज़्यादा मिला हुआ है, तो उसी से मिलता जुलता एक आर्टिकल एडिटोरियल बेसिकली आया है। तो यहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन मतलब जो आप जहाँ खड़े हो, जो धरती के अंदर पानी है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है, कंटैमिनेशन हो रहा है। कंटैमिनेशन किस चीज़ से हो रहा है, यूरेनियम, फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, इन सब से हो रहा है। अगर देखा जाए तो पंजाब वर्स्ट अफेक्टेड है इससे। 20% ऑफ द सैंपल जो है वो अनसेफ हैं। इससे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, मेजर हेल्थ क्राइसिस हो रही है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो रहा है। साथ ही साथ अगर एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट देखो तो सॉइल पे डिग्रेडेशन हो रहा है, क्रॉप की यील्ड कम हो रही है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी वे फॉरवर्ड सोल्यूशन की बात करूँ तो क्या हो सकता है, यहाँ पे नेशनल ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली कितना कंटैमिनेशन हो रखा है, कहाँ पे, जो भी आपका ग्राउंड वाटर है। एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का कंट्रोल होना चाहिए कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो कितनी मात्रा में कोई कर सकता है, अगर कर सकता है तो उसमें कौन कौन से कंटामिनेंट्स होंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, लोग ऐसा ना हो कि मोनोकल्चर करके बैठ रहे हैं, सिर्फ एक ही खेती कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जो फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज होगा, एसिडिफिकेशन बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है।
अब इसी से देखिए कनेक्टेड क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में पूछा गया, आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, यूरेनियम। आपको पता होगा सॉर्बिटॉल जो है वो नहीं पाया, वो ड्रिंकिंग वाटर में नहीं पाया जाता है, ठीक है, सॉर्बिटॉल नहीं पाया जाएगा, तो आप 2 को हटा दोगे, आप आसानी से आंसर पे चले आओगे। अगर आपको थोड़ा और पता होगा तो फॉर्मल एल्डिहाइड भी नहीं पाया जाता है। अभी अगर मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ा रहा होता तो वहाँ पे समझाता सॉर्बिटॉल क्या होता है, कैसे अल्कोहल का इसका कॉन्टेक्स्ट होता है, फॉर्मल एल्डिहाइड क्या होता है, बेसिकली मैन मेड होते हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पे नेचर का कोई रेफरेंस नहीं आता है जनरली, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल पर। लास्ट आर्टिकल से बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कमीशन फॉर सेंट्रल कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को, ये चीज़ कही गई है कि भैया आप जो है ना प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हो, मतलब जो जैसा लग रहा है बस दिल्ली पोल्यूशन को कंट्रोल कर दो। तो अब जब कंट्रोल करने की बात बोली है तो पहले ये चीज़ समझो, जो CAQM है वो बेसिकली क्या है, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इसने किया गया था, इसने ग्रैप 4 का रेस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं कहा था लगाने के लिए। अब इसमें क्या था, ये चीज़ किस लिए की गई है, ताकि एयर पोल्यूशन कहीं ना कहीं कम हो सके। तो ये चीज़ कमीशन ने और रिकमेंड की है कि भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर और जो आपकी मेट्रो सर्विसेज हैं, जो ट्रैफिक कंजेशन के स्पॉट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें देखी, पहला क्या है CAQM एयर क्वालिटी, फिर आप क्या देख रहे हो ग्रैप। तो आप पहले समझिए ग्रैप क्या है। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किया गया था कि अगर कभी भी एयर में कुछ प्रदूषण किसी मात्रा के बाहर जाता है तो अलग अलग ग्रैप का रिस्पॉन्स किया जाएगा। अगर ग्रैप 1 स्टेज आ रही है तो वहां पे क्या होगा, डस्ट को कंट्रोल किया जाएगा। अगर 2 आ रहा है तो वहां पे डीजल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज किया जाएगा। 3 आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन स्टॉप कर दिया जाएगा उस एरिया में। 4 अगर लगाया जा रहा है तो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, नॉन एसेंशियल मूवमेंट को रोक दिया जाएगा। ये कौन करता है, ये सारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करती है। जो आपकी बॉडी है ये देखती है कि भैया अगर किसी एरिया, पर्टिकुलरली दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो अगर दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा प्रदूषण इन सब एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर जा रहा है तो अलग अलग ग्रैप रिस्पॉन्स को लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही सेम चीज़ कही है कि भैया आपको ना हम अधिकार दे रहे हैं कि आप लोग प्रोएक्टिव मेजर्स लो, लेकिन ये जो हवा में इतनी ज़्यादा प्रदूषण फैलाना, इसको कंट्रोल कर लो भाई, आप मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अब ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में समझो, तो ये क्या है, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया था, कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है एयर क्वालिटी, एनफोर्स करता है ग्रैप के मेजर्स को, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में देखोगे तो कौन करता है, ये CPCB डेवलप किया है। इसका मेन पर्पस क्या है, एक नंबर में कहीं ना कहीं क्वांटिफाई कर देना पोल्यूशन को, और उसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स की मेजरमेंट होता है। तो आप नोटिस करो PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर आप देखो सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आपका देखोगे ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, फिर आपको O3, NH3, NPB, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें नहीं मेजर की जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, 2, 3, 4 इज द राइट वन। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।